हेलो एवरीवन। एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स जुलाई 2023 टू अक्टूबर 2024 का ये पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2, 3 मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है। ये रहा पार्ट 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। रमप्रीत मंडल MP फ्रॉम झंझरपुर बिहार रेस्ड द डिमांड फॉर स्पेशल स्टेटस फॉर बिहार इन पार्लियामेंट। मतलब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए डिमांड किया जा रहा था। बट इन 2024-25 बजट द सेंट्रल गवर्नमेंट साइटिंग द फाइनेंस कमीशन हैज़ रिफ्यूज्ड, मना कर दिया टू गिव स्पेशल स्टेटस टू बिहार एंड आंध्र प्रदेश। दोनों को मना किया गया था। तो स्पेशल स्टेटस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1969। मतलब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? 1969 में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 5th फाइनेंस कमीशन। इट इज़ अ क्लासिफिकेशन ग्रांटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। किनके द्वारा दिया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल टू असिस्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। मतलब सहायता किया जाए स्टेट को डेवलप होने में। क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब पॉपुलेशन कम होना चाहिए। मतलब पॉपुलेशन घनत्व, समझ रहे हो ना, पॉपुलेशन डेंसिटी। और साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलॉन्ग विथ इंटरनेशनल बॉर्डर। इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस होना चाहिए। मतलब इकोनॉमिकली सोशली थोड़ा वीक होना चाहिए स्टेट। अगर उस तरह का स्टेट नहीं रहेगा तो फिर स्पेशल कैटेगरी देने की जरूरत क्या है? हमें उन्हें ही तो अपग्रेड करना है। तो इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस होना चाहिए। नो वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है स्टेट के पास पैसा कमाने के लिए, इसीलिए उसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जा रहा है। यही क्राइटेरिया था। अब देखिए, द अबव क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन गडगिल फार्मूला। ये गडगिल फार्मूला 1969 में आया था, ठीक है। सब क्या क्या बेनिफिट होगा अगर बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाता? तो सेंटर बियर्स 90% ऑफ द फंड रिक्वायर्ड इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जैसे होता है ना, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट 100% पैसा देता है कोई भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कुछ रेशियो रहता है, जैसे 60-40 रहता है। सेंटर 60% देगा और स्टेट 40%। और अगर हिली एरिया में है तो आप सेंटर 90% देगा और स्टेट 10% देगा। तो यही डिफरेंस था हमारा सेंट्रल सेक्टर स्कीम में और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में। तो अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अगर मिल जाता है बिहार को, तो जितना भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें स्टेट 40% देता था, उसके बजाय 10% देना स्टार्ट हो जाएगा। फिर अनस्पेंट मनी डज नॉट लैप्सेस एंड कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर मान लीजिए कोई ग्रांट दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और वो पैसा रह गया है, तो वो लैप्स नहीं होगा, वो पैसा ऐड ऑन हो जाएगा आपके नेक्स्ट ईयर के लिए, ताकि आप उसको अपने स्टेट को डेवलप करने के लिए खर्चा कर सकते हो। अदर सिग्निफिकेंट कंसेशन ऑल्सो प्रोवाइड टू स्टेट्स। एग्जाम्पल, कंसेशन इन कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब कम कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, और कस्टम ड्यूटीज एक्सेट्रा। अराउंड 30% ऑफ द सेंटर्स ग्रॉस बजट ऑल्सो गोज टू देम। मतलब 30% सेंटर ग्रॉस बजट, 30% स्टेट के पास चला जाता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किस किस स्टेट्स को मिला गया है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है। कौन सा स्टेट हटाया गया है? जम्मू एंड कश्मीर भी था, तो वो हट गया है, ठीक है। आफ्टर 14th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इज टू एग्जिस्ट। मतलब क्या कह रहा है? 14th फाइनेंस कमीशन कौन था हमारा? YV रेड्डी, है ना। और 15th कौन था हमारा? NK सिंह। और अभी फिलहाल जो बने हुए हमारे 16th फाइनेंस कमीशन, वो कौन है? तो अरविंद पानागड़िया। ये आपको याद होना चाहिए, इनके बारे में पूछ सकता है क्वेश्चन। तो 14th फाइनेंस कमीशन ऑल्सो सजेस्टेड टू फाइनेंस रिसोर्स गैप सच स्टेट थ्रू टैक्स डिवोल्यूशन बाय इंक्रीजिंग इट्स टू 42% फ्रॉम 30%। मतलब पहले कितना होता था? सेंटर अपना बजट का 30% स्टेट को देता था, पर वो YV रेड्डी के कारण 14th फाइनेंस कमीशन जो थे ना, वो 30% से बढ़ोतरी करके 42% कर दिए थे। एग्रीकल्चरल रोड मैप 4, ये कहाँ से लिया गया है? बिहार बजट से। तो चलिए, एग्रीकल्चर रोड मैप 4 क्या कहता है? फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, द 4th एग्रीकल्चरल रोड मैप वॉज इम्प्लीमेंटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट ऑन April 1, 2023। इट्स ड्यूरेशन इज टिल 31 मार्च 2028। मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2028 तक है ये
Agriculture Roadmap 4. During this period, the state government will spend amount rupees 1.6 lakh crore on development work related to agriculture. मतलब कोई भी तरह का agricultural development के लिए 1.62 lakh crore खर्चा करेंगे. The fourth agricultural roadmap 2023 to 28 for Bihar was launched by Honorable President Draupadi Murmu on 18th October 2023. किस दिन लॉन्च हुआ था? 18 अक्टूबर 2023 को. 12 departments has been included in the fourth agriculture roadmap. Under the fourth agricultural roadmap, focus will be on the modernization of agriculture. Better quality seed will be developed in the state itself. अच्छा क्वालिटी ऑफ सीड स्टेट में ही डेवलप किया जाएगा कि बाहर किसी दूसरे स्टेट से लाया जाए. क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट इक्विपमेंट विल ऑल्सो बी मैन्युफैक्चर्ड. कल्टिवेशन ऑफ कोर्सेस ग्रेन्स विल बी प्रोमोटेड. इन द फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप स्पेशल इम्फेसिस विल बी लेड ऑन डेवलपमेंट ऑफ पल्सेस, ऑयल सीड एंड न्यूट्रिशियस ग्रेन. मतलब किसमें किसमें ध्यान दिया जाएगा? पल्सेस में, ऑयल सीड में एंड न्यूट्रिशियस ग्रेन में. फॉर दिस अ स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर विल बी सेट अप इन द स्टेट टू प्रमोट पल्सेस, ऑयल सीड एंड डेवलपमेंट मिशन. मतलब स्पेशल सेंटर मतलब कोई तरह का एक संस्थान बनाया जाएगा जिसमें पल्सेस, ऑयल सीड और न्यूट्रिशियस ग्रेन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मॉडर्न तरीके से मशीनरी मिले और हेल्प करे उसको आगे बढ़ाने के लिए. Along with the all-round development of agriculture, special attention will be given to increasing the income of farmer, ताकि फार्मर को इकोनॉमिकली और भी डेवलप किया जाए. अंडर द फोर्थ एग्रीकल्चरल रोड मैप द डिपार्टमेंट हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ प्लांटिंग 350 लाख सैपलिंग्स ऑन नेचुरल फॉरेस्ट लैंड. 350 सैपलिंग्स मतलब 350 पौधे है ना, लगाए जाएंगे कहाँ पे? नेचुरल फॉरेस्ट लैंड में. सॉइल वाटर कंजर्वेशन इन 1 लाख हेक्टर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ गार्लैंड ट्रेंचेस ऑफ 1500 हेक्टर मीटर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी. मतलब 1500 हेक्टर मीटर में वाटर स्टोरेज कैपेसिटी भी बिल्ड किया जाएगा. इन दिस टाइम अबाउट 20 करोड़ सैपलिंग विल बी प्लांटेड आउटसाइड नेचुरल फॉरेस्ट. मतलब 350 सैपलिंग लगाया जाएगा फॉरेस्ट लैंड में और 20 करोड़ सैपलिंग लगाया जाएगा नेचुरल फॉरेस्ट के बाहर आउटसाइड. टिश्यू कल्चर बेस्ड नर्सरीज विल बी स्टैब्लिश्ड. मैंने आपको पहले ही लेक्चर में टिश्यू कल्चर के बारे में बताया था. टिश्यू कल्चर का मतलब होता है कोई आर्टिफिशियल तरीके से प्लांट या फिर एनिमल को ग्रो करना. ठीक है, आर्टिफिशियल बाहरी तरीके से, नेचुरल तरीके से नहीं. उसके बाद as a result of effective implementation of the program laid down by agriculture roadmap, the state has been given a total of 5 कृषि कर्मा अवार्ड by the government of India. मतलब ये ध्यान रखना होगा स्टेट को क्या मिला है? 5 कृषि कर्मन अवार्ड. और किसके द्वारा मिला गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रिमार्केबल अचीवमेंट इन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इन द ईयर 2011-12, wheat in year 2012-13, maize in 2015-16, maize coarse grain in 2016-17 and wheat in 2017 and 18. मतलब हर साल कुछ ना कुछ मिला ही है, वो आपको ध्यान रखना होगा कौन सा साल क्या क्या मिला है. 2017 और 18 में wheat, ठीक है, 2016 में मेज़, फिर से 2015 में मेज़, 2012 में राइस, है ना. उसके बाद एग्रीकल्चर रोड मैप 3 का ईयर कौन सा था? 2017 से 2023. एग्रीकल्चर रोड मैप 2 का ईयर कौन सा था? 2012 से 2017. और एग्रीकल्चर रोड मैप 1 का ईयर कौन सा है? 2008 से 2012. और एग्रीकल्चर रोड मैप 4 का ईयर कौन सा है? 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2028. उसके बाद जन स्वराज अभियान ऑन अक्टूबर 2, 2022 ऑन द 153rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, 153वां बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी का, प्रशांत किशोर स्टार्टेड द जन स्वराज अभियान बाय स्टार्टिंग अ पद यात्रा विथ thousands of people from भीतिहरवा आश्रम in West Champaran. This journey for social and political change in Bihar has so far covered 6500 किलोमीटर एंड स्टिल प्रोग्रेसिंग. मतलब एक पद यात्रा निकाला गया है कहाँ से? भीतिहरवा आश्रम इन वेस्ट चंपारण. ठीक है, और ये किसको कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर करेगा? पूर्णिया, विया चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, खगड़िया, सहरसा, सुपौल एंड मधेपुरा. ऑन 2 October 2024, Jan Suraj Abhiyan was formed as a team in which more than 1 lakh people of Bihar were present in veterinary college ground. यहाँ पे प्रेजेंट थे और whose official name is जन स्वराज पार्टी. और फ्रॉम इंडियन डिप्लोमेट मनोज भारती, मधुबनी,
who comes from दलित community was selected as its first president. किसके? जन स्वराज पार्टी के, है ना। जन स्वराज पार्टी is the first party in the country which has included the right to recall in its constitution. right to recall का मतलब आपको पता है क्या होता है? मतलब इसमें पब्लिक सर्वेंट को उसके पोस्ट से हटाया जा सकता है, जैसे सरपंच हो गया, मुखिया हो गया, कॉरपोरेट एंड मेयर हो गया, जो गवर्नमेंट पोस्ट हैंडलिंग में होंगे ना, उनको उनके द्वारा अगर कोई गलती की जाती है या कोई प्रॉब्लम अगर आता है तो उनको उनके पोस्ट से हटाया भी जा सकता है, ठीक है। अंडर दिस इफ अ मेंबर इंडल्जेस इन करप्शन आफ्टर विनिंग द इलेक्शन ही विल बी रिकॉल्ड, जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको बताया ना। दिस पार्टी कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड डायरेक्टली बाय पब्लिक अंडर द अमेरिकन सिस्टम, ये था सिस्टम इसका। अब प्रशांत किशोर कौन है? ही इज रेसिडेंट ऑफ कोनार विलेज ऑफ सासाराम। ही स्टडीड फ्रॉम पटना साइंस कॉलेज एंड लिव्ड इन Cavendish Hostel during his time. He later worked for UN on public health for about 10 years. He was Narendra Modi's political advisor during Gujarat Assembly election in 2012. अच्छा पोस्ट इन्होंने हैंडल किया हुआ है तो आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इट वॉज फ्रॉम हियर दैट ही स्टार्टेड इलेक्शन मैनेजमेंट वर्क, यहाँ से उन्होंने अपना इलेक्शन और पॉलिटिकल बैकग्राउंड स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट ही क्रिएटेड कैग इंस्टीट्यूशन इन 2012 एंड देन IPAC in 2015 which was created for election management. ये CAG और IPAC किस लिए बना था? इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए। After this he was an advisor to many political parties like BJP during 2014 Lok Sabha election, in 2015 for the Grand Alliance which included JDU, RJD etc., for Congress in Uttar Pradesh in 2017, for JDU in Patna University Student Union in 2018, for YSRCP's Jagan Mohan Reddy, for Congress Captain Amrinder Singh in Punjab, for Arvind Kejriwal Party AAP in Delhi, for Shiv Sena in Punjab in 2020, for TMC in Bengal and DMK in Tamil Nadu in 2021 etc. Recent decision taken by Bihar Environment, Forest and Climate Change Department, और ये कहाँ से लिया गया है? बिहार कैबिनेट मीटिंग से लिया गया इसका सोर्स, ठीक है। नाउ अ कंपनसेशन ऑफ ₹10 लाख विल बी गिवन इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू वाइल्ड एनिमल अटैक, ठीक है। अगर किसी कारणवश अगर मृत्यु हो जाती है वाइल्ड एनिमल का अटैक से तो 10 लाख रुपये कंपनसेशन दिया जाएगा। अ कंपनसेशन ऑफ ₹1,44,000 विल बी गिवन in case of serious injury and ₹24,000 in case of minor injuries, ठीक है। A compensation of 50,000 per hectare will be given in case of crop damage. अगर किसी एनिमल के द्वारा आपका लैंड का क्रॉप डैमेज हो जाता है तो आपको 50,000 रुपये दिए जाएंगे एज ए कंपनसेशन। नाउ कंपनसेशन विल ऑल्सो बी गिवन इन केस ऑफ क्रॉप डैमेज कॉस्ड बाय घोरपारास। ये घोरपारास क्या आपको पता है? ये घोरपारास नील गाय होते हैं। द टाइम लिमिट ऑफ किलिंग घोरपारास वाइल्ड बोर has been increased by 5 years. The मुखिया can take a decision to kill up to 50 घोरपाड़ास in ग्राम सभा। एक ग्राम सभा में आप मैक्सिमम 50 घोरपाड़ा मार सकते हैं। जैगरी प्रमोशन पॉलिसी, ये जैगरी क्या होता है? गुड़, है ना। जैगरी प्रमोशन पॉलिसी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर 1 अक्टूबर 2024। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2024। और इसका फीचर क्या है? शुगर केन कल्टिवेशन विल बी प्रोमोटेड इन ऑल 38 डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। बिहार का 3800 डिस्ट्रिक्ट में शुगर केन कल्टिवेशन को प्रमोट किया जाएगा। केन केयर सॉफ्टवेयर हैज़ बीन डेवलप्ड टू प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ स्कीम टू एंटरप्रेन्योर कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ शुगर मिल्स। परमिशन विल बी गिवन टू सेट अप अ जैगरी इंडस्ट्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर ओनली। मतलब अगर वो लैंड है और उसके 15 किलोमीटर के दूरी में ही आप जैगरी इंडस्ट्री, गुड़ बनाने की इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ सब्सिडी अप टू 50% इन दिस। एंटरप्रेन्योर investing more than 5 crore will also be given 10% subsidy on bank interest। इतना इंटरेस्ट भी आपको मिल जाएगा। परफॉर्मेंस ऑफ बिहार इन नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024, शॉर्ट फॉर्म में NIRF भी बोलते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार। अब देखते हैं क्या क्या परफॉर्मेंस हुआ है एजुकेशन इंस्टीट्यूट का। तो देखते हैं ओवरऑल में IIT पटना और एम्स पटना। IIT पटना का रैंक रहा है हमारा 73rd और एम्स पटना का रैंक रहा है 99th। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT पटना का रैंक रहा है 34th और NIT पटना का रैंक रहा है 55 और IIM बोध गया का रैंक रहा है 33rd। ये ओवरऑल में रहा है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में बिहार का जो इंस्टीट्यूशन है उसका रैंक क्या रहा है। फार्मेसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च
हाजीपुर का 33rd रैंक रहा है और NIT पटना आर्किटेक्चर पेंटिंग में 27th रैंक रहा है। लॉज में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना 31st रैंक रहा है। मेडिकल कॉलेज में एम्स पटना 26वां रैंक है और एग्रीकल्चर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर का रैंक 36वां रहा है। अब न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, ये नालंदा यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से डेटा लिया गया है। ऑन मार्च 2006, while addressing a joint session of Bihar State Legislative Assembly, former President of India Dr. APJ Abdul Kalam proposed the revival of ancient नालंदा यूनिवर्सिटी। किनके द्वारा ये प्रोग्राम प्रपोज किया गया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास्ड द नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 एंड इट वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। किसको दिया गया था? नालंदा यूनिवर्सिटी को। और कब? 2010 में। Thus, Nalanda University was established and the infrastructure in new campus was constructed during 2017 to 2023। इन 5 साल में इसका कंस्ट्रक्शन का काम किया गया था न्यू कैंपस का। आर्किटेक्चर पद्म विभूषण लेट BV दोशी डिजाइंड द इको फ्रेंडली आर्किटेक्चर रिफ्लेक्टिंग द आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट नालंदा वाइल इंटीग्रेटिंग ऑल द मॉडर्न फैसिलिटी मैचिंग द वर्ल्ड स्टैंडर्ड। मतलब इसमें इस पूरे पैराग्राफ में ये कहना है लेट BV दोशी ने डिज़ाइन किया था। इट इज़ अ लार्ज कार्बन फुटप्रिंट फ्री नेट जीरो कैंपस स्प्रेड ओवर सेवरल एकर्स ऑफ ग्रीनरी एंड वाटर बॉडीज स्प्रेड ओवर 100 एकर्स, ट्रूली अन abode of learning. Entire university is spread over 455 acres. The new campus of Nalanda University will be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on 19 June 2024 at राजगीर। ये ध्यान रखना है, इस यूनिवर्सिटी को किनके द्वारा इनाग्रेट किया गया है न्यू कैंपस को? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और किस दिन? 19 जून 2024 को। और कहाँ पे? राजगीर में, है ना। उसके बाद द विजिटर्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चांसलर प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया, इंटरिम वाइस चांसलर प्रोफेसर अभय कुमार सिंह। अब चीफ मिनिस्टर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब सिविल सर्विस इंसेंटिव स्कीम। अब सिविल सर्विस में अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं प्रीलिम्स मेंस, तो आपको क्या क्या इंसेंटिव मिलता है ये चलिए देखते हैं। इंसेंटिव अमाउंट अंडर दिस स्कीम टू द स्टूडेंट हु पासेस PT एग्जाम, मतलब प्रीलिम्स कंडक्टेड बाई पब्लिक सर्विस कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एक्सेट्रा। अब देखिए, नेम ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिविल सर्विस एग्जाम, और उसके बाद ये एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करवाता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इंसेंटिव कितना मिलेगा अगर PTF एग्जाम, अगर PTF निकाल लेते हैं तो 1 लाख का। अब इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज या इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन न्यू दिल्ली के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, अगर इसका PTF अगर निकाल लेते हैं तो आपको 75,000 रुपये मिलेंगे। और अगर CDS मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विस और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसका अगर PTF निकाल लेते हैं जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा करवाता है, तो आपको 50,000 रुपये मिलेगा बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। ऑन पासिंग द फर्स्ट स्टेज रिटर्न एग्जाम ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA का एग्जाम एंड नेवल एकेडमी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करवाता है, तो आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। ऑन पासिंग द कंबाइंड प्रीलिम्स एग्जाम और ऑफ बिहार जुडिशियल सर्विस कंडक्टेड बाय बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 50,000 रुपये मिलेगा। ये किसके द्वारा? बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोत्साहन का काम करेगा कि आपको इकोनॉमिकली कुछ भी एक फोर्स रहेगा, ड्राइविंग फोर्स रहेगा कि आप एग्ज़ाम निकाल लें। अच्छा इनिशिएटिव है। फिर क्वालिफाइड इन द स्टेट सिविल सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रिलिमिनरी एग्जाम हेल्ड बाय अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ द अदर स्टेट कंसर्न, मतलब 50,000। मतलब बिहार का बच्चा अगर कोई दूसरा स्टेट का अगर प्रीलिम्स निकाल लेता होगा तो उसको भी 50,000 मिल जाएगा। क्लियर्ड RBI ग्रेड B ऑफिसर प्रीलिम्स एग्जाम, प्रोबेशनरी ऑफिसर। फिर प्रिलिमिनरी एग्जाम इन SBI एंड अदर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक प्रीलिम्स एग्जाम फॉर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन LIC, जो कौन कंडक्ट करवा सकता है? RBI करवा सकता है, SBI करवा सकता है, IBPS करवाएगा या फिर LIC करवाएगा, तो उसे 30,000 रुपये मिलेंगे जो बच्चा क्वालिफाई करेगा। फिर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल प्रीलिम्स एग्जाम, मतलब CGL जो बोल रहा है, प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑफ CGL जो आप सिलेक्शन कमीशन न्यू दिल्ली, तो 30,000 रुपये मिलेंगे। ऑन पासिंग द टेक्निकल एंड ग्रेजुएट प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्टेड बाय वेरियस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मतलब जो रेलवे रिक्रूटमेंट RRB करवाता है, तो उसे 30,000 रुपये मिलेंगे जो उसके पहले स्टेज को निकाल लेगा।
अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर, इस न्यूज़ के सोर्स को कहाँ से लिया गया है? IPRD बिहार से। द स्मार्ट प्रीपेड मीटर विच इज़ इन न्यूज़ इज़ बीइंग इंस्टॉल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट इन ऑल हाउसेस ऑफ एनर्जी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो बेनिफिट्स ऑफ दिस स्मार्ट प्रीपेड मीटर क्या है? अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 3% इज गिवन ऑन ऑनलाइन रिचार्ज। आप अगर ऑनलाइन रिचार्ज करते हैं तो 3% का आपको बेनिफिट मिल जाएगा, डिस्काउंट। इफ़ द बैलेंस इन द कंज्यूमर्स अकाउंट इज मोर देन ₹2000 कंटिन्यूसली देन इंटरेस्ट इज पेड। मतलब अगर आप 2000 रुपये अगर आपके अकाउंट में कंटिन्यूसली बैलेंस बढ़ते जा रहा है तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। इफ़ द मनी इज केप्ट इन द अकाउंट फॉर 3 months, इंटरेस्ट इज पेड एट रेट ऑफ बैंक रेट। इफ इट इज केप्ट फॉर 3 to 6 months, द इंटरेस्ट इज पेड एट रेट ऑफ बैंक रेट प्लस 0.25%। इफ इट इज केप्ट फॉर मोर देन 6 months, इंटरेस्ट इज पेड एट बैंक रेट ऑफ प्लस 0.5%। द रेट ऑफ स्मार्ट प्रीपेड मीटर एंड नॉर्मल मीटर इज सेम, दोनों सेम रहेगा। द सब्सिडी बेस्ड सूर्या घर बिजली फ्री स्कीम स्मार्ट मीटर डज द वर्क ऑफ नेट मीटरिंग। कौन करता है? तो सूर्य घर बिजली फ्री स्कीम और स्मार्ट मीटर। वन कैन अवेल द फैसिलिटी फ्रॉम होम थ्रू सुविधा ऐप। ये एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उससे आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ डेली कंजप्शन इज अवेलेबल ऑन दिस ऐप। आप कितना पर डे यूज़ कर रहे हैं उसका भी आपको डेटा शीट मिल सकता है। व्हेन द बैलेंस बिकम जीरो द कंज्यूमर इज इन्फॉर्म थ्रू SMS और कॉल। अगर आपका मान लीजिए जैसे कि जियो का रिचार्ज खत्म हो जाता है ना, तो 2-3 दिन पहले ही से वो लोग फ़ोन करना स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तरह अगर आपका इसका बैलेंस भी खत्म हो जाएगा तो आपको कॉल या SMS किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा पेपर एडिटोरियल का अंत। और चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे लेटेस्ट डेटा ऑफ बिहार सोर्स बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24। अगर मैं आपको कंटेंट में ले जाऊं तो हमने अभी तक कितना पोर्शन कवर कर लिया है। फटाफट 100.com हमने कंप्लीट कर लिया है, पेपर एडिटोरियल न्यूज़ भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम जा रहे हैं लेटेस्ट डेटा ऑफ बिहार, फिर हम जाएंगे बिहार कास्ट बेस्ड सेंसस, फिर बिहार इन लोकसभा इलेक्शन 2024। इसी तरह हम इस मैगजीन को पूरे लास्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिहार बजट 2024-25 जो कि पेज 110-12 है वहाँ तक ख़त्म करेंगे। लेटेस्ट डेटा ऑफ बिहार के बारे में जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट रेनफॉल इन द ईयर 2022-23 कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? तो ये फर्स्ट प्लेस में किशनगंज था। तो 2155 mm मतलब 215 सेंटीमीटर बारिश हुई थी। और सेकंड प्लेस में अररिया था और थर्ड प्लेस में पूर्णिया था। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट रेनफॉल, सबसे कम रेनफॉल 2022-23 में कहाँ हुआ है? तो जहानाबाद में हुआ है। कितना? तो 57 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरा सबसे कम कहाँ हुआ है? बक्सर में। उसके बाद थर्ड प्लेस में अरवल। उसके बाद 3 मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट आर, सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है? तो पटना है जो 44% अर्बनाइज्ड है। फिर उसके बाद मुंगेर है, उसके बाद नालंदा है थर्ड रैंक में। उसके बाद द 3 डिस्ट्रिक्ट विथ लीस्ट अर्बनाइजेशन, सबसे कम अर्बनाइजेशन हुआ है वो है आपका मधुबनी 3.6%, बांका सेकंड में और थर्ड में सीतामढ़ी। उसके बाद हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन 2021-22 तो पटना है ₹1,14,541। उसके बाद बेगूसराय और फिर थर्ड में है मुंगेर। 3 डिस्ट्रिक्ट विथ लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ NH एज सितंबर 2023 पटना का है जो 506 किलोमीटर का है। उसके बाद मधुबनी, फिर मुजफ्फरपुर। 3 डिस्ट्रिक्ट विथ शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ NH एज ऑफ सितंबर 2023। NH मतलब नेशनल हाईवे, तो शेवर का है जो 22 किलोमीटर का है, शेखपुरा और लखीसराय। 3 डिस्ट्रिक्ट विद लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ SH एज ऑफ सितंबर 2023 तो गया 210 किलोमीटर का है, दरभंगा। उसके बाद तीसरा में रोहतास। 3 डिस्ट्रिक्ट विद शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ SH एज ऑफ सितंबर 2023 तो शेवर का है जो 12 किलोमीटर का है, दूसरा खगड़िया सबसे छोटा और तीसरा बक्सर एंड लखीसराय। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन ईयर 2022-23 सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंजप्शन कहाँ हुआ है? तो पटना में हुआ है पहला, दूसरा सबसे ज़्यादा हुआ है गया में और तीसरा हुआ है मुजफ्फरपुर में। डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट इलेक्ट्रिक कंजप्शन इन 2022-23 तो शिवहर में सबसे कम हुआ है, उसके बाद अरवल में, उसके बाद थर्ड लास्ट में हुआ है हमारा शेखपुरा में। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राइस प्रोडक्शन इन 2022-23 वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा रोहतास में हुआ है। कितना हुआ है? 944.81 थाउजेंड टन्स। उसके बाद दूसरा हुआ है औरंगाबाद में और तीसरा हुआ है कैमूर।
टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राइस प्रोडक्टिविटी इन ईयर 2022। तो रोहतास में है प्रोडक्टिविटी, मतलब एक पर्टिकुलर लैंड में हम कितना ज़्यादा कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो रोहतास में हुआ है 4717 kg पर हेक्टर। उसके बाद लखीसराय में हुआ है और तीसरा हमारा हुआ है औरंगाबाद में। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ वीट प्रोडक्शन इन ईयर 2022-23। तो रोहतास में हुआ है जो कितना हुआ 675.88 थाउजेंड टन। सेकेंड में है कैमूर और थर्ड में है भोजपुर। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ वीट प्रोडक्टिविटी, वीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ हुआ है? तो खगड़िया में हुआ है पहला, जो कितना हुआ है 3960 kg पर हेक्टर। दूसरा है बेगूसराय और थर्ड है समस्तीपुर। इससे आप ये याद कर सकते हैं ना कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में राइस कल्टीवेशन, वीट कल्टीवेशन, मेज कल्टीवेशन, पल्सेस, शुगर केन, गुआवा मतलब अमरूद, मैंगो, बनाना, लीची, सारा का कम से कम अगर आप डेटा नहीं याद कर सकते ना, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या कल्टीवेशन होता है उसे आप याद कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेज प्रोडक्शन इन ईयर 2022-23। अररिया में हुआ है 987.26 थाउजेंड टन और दूसरा हुआ है कटिहार में और तीसरा हुआ है पूर्णिया में। मैं तो कहता हूँ आप एक पेन पेपर निकाल लो और जो भी मेज़ है, वीट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है कम से कम वो आप लिख लो, तो आपको डिटेल नॉलेज हो जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रोडक्शन होता है। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेज प्रोडक्टिविटी, छोटे से लैंड में आप कितना ज़्यादा कल्टीवेट कर सकते हो। तो मेज़ का प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ है? अररिया में है, कितना है 9872 kg पर हेक्टर और दूसरा है कटिहार में और तीसरा है पूर्णिया में। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ पल्सेस प्रोडक्शन इन ईयर 2022-23। तो पटना में है, कितना है 60.51 थाउजेंड टन। दूसरा है औरंगाबाद में और तीसरा है नालंदा में। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ पल्सेस प्रोडक्टिविटी इन ईयर 2022-23। तो पहला है बेगूसराय में, तो कितना है 1324 kg पर हेक्टर इसका प्रोडक्टिविटी है। दूसरा है नालंदा में और तीसरा है सिवान। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन इन ईयर 2022-23। तो वेस्ट चंपारण है, कितना है 64.5% अलोन, इतना की प्रोडक्शन शुगर केन मतलब वेस्ट चंपारण अकेले शुगर केन कितना प्रोड्यूस कर देता है 64.5% ऑफ टोटल बिहार प्रोडक्शन। और ईस्ट चंपारण उसके बाद तीसरा हमारा गोपालगंज। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ शुगर केन प्रोडक्टिविटी इन ईयर 2022-23। मतलब छोटा सा लैंड में सबसे ज़्यादा कहाँ कल्टीवेट किया गया है? तो वो है बेगूसराय, दूसरा है समस्तीपुर और थर्ड है खगड़िया। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ गुआवा मतलब अमरूद इन ईयर 2022-23। तो नालंदा में सबसे ज़्यादा अमरूद का कल्टीवेशन हुआ है, दूसरा मुजफ्फरपुर और तीसरा रोहतास। फिर हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ बनाना, केला सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, कब? 2022-23 में। तो मधुबनी में सबसे ज़्यादा हुआ है, दूसरा वैशाली और तीसरा मुजफ्फरपुर। ये रैंक है ना, ये पहला रैंक है, दूसरा रैंक है, ये तीसरा रैंक है। फिर हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो मतलब आलू का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? पटना में, कब? 2022-23 में। उसके बाद दूसरा हुआ है नालंदा में सबसे ज़्यादा, नालंदा में हुआ है उसके बाद सेकंड हाईएस्ट, उसके बाद समस्तीपुर में हुआ है थर्ड हाईएस्ट। ये शायद मैंने लीची छोड़ दिया है। 22-23 में सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में हुआ है, मतलब कितना 48% ऑफ टोटल बिहार प्रोडक्शन, ठीक है। ईस्ट चंपारण, उसके बाद वैशाली। उसके बाद हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ अनियन, प्याज सबसे ज़्यादा 2022-23 में कहाँ हुआ है? नालंदा सबसे पहले, दूसरा नंबर पे हमारा वैशाली और तीसरे में है वेस्ट चंपारण। फिर हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ ब्रिंजल बैंगन इन 2022-23 नालंदा में हुआ है। नालंदा 2 बार आ गया, सबसे पहले क्या आया था? गुआवा अमरूद का प्रोडक्शन में, और उसके बाद आया हमारा ब्रिंजल में। और उसके बाद पटना तो बहुत जगह प्रेजेंट है ना। तो पटना है दूसरा सबसे ज़्यादा किसमें? ब्रिंजल प्रोडक्शन में, और तीसरा है वैशाली। फिर हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ फिश इन ईयर 2023 मछली का, तो मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा मधुबनी में हुआ है, दूसरा दरभंगा में हुआ है और तीसरा ईस्ट चंपारण में हुआ है।